हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। तो इसी को अपन कहते हैं क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। बेसिकली यहाँ पे कुछ क्रिसेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू कुछ इन्फ्लेमेशन के कारण से। कोई साइटोकाइन आते हैं, वो रप्चर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन करा देंगे। तो उससे क्या होगा, कुछ आपका इन्फ्लेमेशन जो है, जो आपका मोनोसाइट्स होते हैं वगैरह, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह हैं, वो जाके डिपॉजिट कर जाएंगे आपके यूरिनरी स्पेस में। और यूरिनरी स्पेस में आपका क्या कौन कौन से सेल होते हैं? ऊपर की तरफ तुम्हारे होते हैं पैराइटल एपिथेलियल सेल्स, नीचे की तरफ तुम्हारे पोडोसाइट्स या विसरल एपिथेलियल सेल्स। तो वो लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि जो आपका पैराइटल एपिथेलियल सेल्स है उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा। और जब पैराइटल सेल्स का प्रोलिफरेशन होने लगा तो अपना बाउमेंस कैप्सूल के साथ वो मिलके एक क्रिसेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। तो इट विल मतलब कि उसके साथ एक फाइब्रिन का भी प्रोडक्ट आता है। तो फाइब्रिन जो है वहाँ पे एक क्या कराएगा, क्रिसेंट का फॉर्मेशन करा देगा। तो बेसिकली तब अपना क्रिसेंट्स का जो कंपोजिशन हो जाएगा वो फाइब्रिन, ल्यूकोसाइट्स या मोनोसाइट्स और किसका बना होगा, मतलब कि पैराइटल एपिथेलियल सेल्स का, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी मैं आउटलाइन आपको दे दिया, ठीक है ना। इसका बेसिक सा आउटलाइन मैंने दे दिया, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे रैपिड होता है, रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। यहाँ पे रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है एसोसिएटेड विद सीवियर ओलिगोयूरिया एंड साइंस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। यहाँ पे साइन, पहली बात तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ठीक है ना। ये क्या है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तीन तरह के नेफ्राइटिक सिंड्रोम आपने पढ़े थे, ठीक। कौन कौन से? PIR से पढ़े थे आपने नेफ्राइटिक सिंड्रोम। कौन कौन से? PSGN पढ़ा था आपने, एक IgA नेफ्रोपैथी हो गया, एक RPGN है, ठीक है ना। तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। यहाँ पे रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है। क्या होता है? रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। क्या होता है? रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन एंड एसोसिएटेड विद सीवियर ओलिगोयूरिया। यहाँ पे ओलिगोयूरिया हो जाएगा, साइंस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो इट्स बेसिकली ए काइंड ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इफ नॉट ट्रीटेड, डेथ ऑकर्स ड्यू टू रेनल फेलियर विद इन वीक्स टू 6 months। यहाँ पे अगर ट्रीट नहीं किया तो वीक्स और मंथ्स में इसकी डेथ भी हो सकती है। RPGN डू नॉट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक इटियोलॉजिक टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजी नहीं डिपेंड करता, उसकी तीन टाइप्स होते हैं, मैं बताऊंगा आगे। मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोपिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिसेंट्स इन द मोस्ट ग्लोमेरुलाई हेंस टर्म ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मोस्ट कॉमन जो माइक्रोस्कोपिक फीचर है हमको मिलेगा वो उसका प्रेजेंस ऑफ क्रिसेंट्स मिलेंगे इन मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलाई एंड हेंस द टर्म क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना। ये कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजिक टाइप नहीं देता, ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। इट्स ऑल्सो नोन एज क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो रीनल फेलियर हो सकता है विद इन वीक्स टू, ठीक है ना। डेथ ऑकर्स ड्यू टू रीनल फेलियर विद इन वीक्स टू मंथ्स, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है और सीवियर ओलिगोयूरिया। इसकी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँगा। RPGN की क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, RPGN इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अनुसार इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? ईच टाइप में भी इडियोपैथिक और एसोसिएटेड विद नोन डिसऑर्डर। कोई भी टाइप जो है इडियोपैथिक हो सकता है और किसी से मतलब नोन डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसके पहला टाइप जो होता है, टाइप 1 जो होता है, एंटी GBM, एंटी ग्लोबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन टाइप होता है, ठीक है ना। वहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली क्या करेगा, गुड पासेज सिंड्रोम करा देगा। टाइप 1 RPGN इज अनकॉमन एग्रेसिव टाइप कॉज बाय एंटी GBM एंटीबॉडी। ये अनकॉमन होता है, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन नहीं होता, एग्रेसिव होता है, कॉज बाय एंटी GBM एंटीबॉडी। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज गुड पासेज सिंड्रोम, ठीक है ना। तो गुड पासेज सिंड्रोम को भी अगर याद करना होगा, इट्स अ काइंड ऑफ ये RPGN टाइप 1 है, ठीक है। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी से, टाइप 2 हाइपर HS से एसोसिएट करता है। यहाँ पे अल्फा 3 चेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। और ये बेसिकली मतलब ये कोलेजन टाइप 4 पे एक्ट करता है, कोलेजन टाइप 4 पे एक्ट करता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 करके ग्रुड पासेज सिंड्रोम आपका खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी RPGN टाइप 1 में। और यहाँ पे बेसिकली पहले तो लंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर रीनल इन्वॉल्वमेंट होगा। तो लंग में पहले हेमाटोसिस देखने को मिल जाएगा और बाद में यहाँ पे किडनी में क्या दिखेगा, किडनी में हिमेचूरिया दिख जाएगा, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन कॉज इसका डेथ का क्या होता है? यूरेमिया। तो फर्स्ट लंग इन्वॉल्वमेंट, फर्स्ट लंग क्या करेगा ये? हीमाटाइसिस और देन किडनी, हिमेचूरिया,
हीमैचूरिया, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ये यूरीमिया होता है, ठीक है ना, ये यूरीमिया हो जाता है। तो ये बेसिकली सी इसकी टाइप 1 की बात रही। तो टाइप 2 में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाए, इट इज़ ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। यहाँ पे टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी बेसिकली लगती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाए, एंड मे कॉम्प्लिकेट एनी ऑफ द फॉलोइंग इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन एंड मे कॉम्प्लिकेट एनी ऑफ द फॉलोइंग इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है ना। ठीक है ना, एग्जाम्पल पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ल्यूपस एम्ब्राइटिस। ठीक है, क्या होता है देखो बेसिकली से यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या होगा। यहाँ पे बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाएगा और इसी सिचुएशन को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग इम्यून कॉम्प्लेक्स नेफ्राइटिस, मतलब ये क्या कराएगा, नेफ्राइटिस मतलब नेफ्राइटिस को इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, नेफ्राइटिक को मतलब नेफ्राइटाइटिस को ये कॉम्प्लिकेट करा देगा। इट इज़ ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन एंड मे कॉम्प्लिकेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एनी ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स नेफ्राइटाइटिस, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट कर जाएगा उसको। तो एग्जांपल पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो ये सब बेसिकली कहाँ होते हैं, HSP पे होता है और SLE में होता है। HSP SLE याद रखना है इसमें, HSP SLE याद रखना है। SLE में टाइप 4 में वायर लूप टाइप के लीजन्स मिलते हैं, ठीक है ना। ल्यूपस नेफ्राइटिस जो वहाँ पे डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है टाइप 4 वाले में। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या आके देखेंगे, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखेंगे यहाँ पे। ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स नेफ्राइटिस, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके इम्यून कॉम्प्लेक्स नेफ्राइटिस की। तो टाइप 3 क्या होगा, पॉजी इम्यून होगा, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉजी इम्यून टाइप। इट नीदर शोज anti-GBM एंटीबॉडी और नॉन इम्यून कॉम्प्लेक्स बाय इम्यूनोफ्लोरेंस एंड मतलब कि कुछ नहीं दिखेगा, नो डिपॉजिट, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, नो इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा, नो anti-GBM एंटीबॉडी। मेजॉरिटीज आर आइडियोपैथिक एंड हैव सर्कुलेटिंग एंटी न्यूट्रोफिलिक साइट। एंका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंका देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मेजॉरिटी और इनके पास एंका देखने को मिल जाएंगे, ठीक। some may a component of systemic vasculitis such as vaginous granulomatosis। तो ये कुछ systemic vasculitis के साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं, जैसे vaginous granulomatosis। टाइप 1 में क्या होता है, anti-GBM एंटीबॉडी, रीनल लिमिटेड गुस्पासिस सिंड्रोम हो सकता है। टाइप 2 क्या हो सकता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स में इडियोपैथिक पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस, HSP, IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है। और टाइप 3 में क्या हो सकता है, पॉजी इम्यून में एंका एसोसिएटेड होता है, इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस विद पॉलीएंजाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस होता है, और वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या होगी इसकी, पैथोजेनेसिस की मैं अगर बेसिकली बात करूँ तो पैथोजेनेसिस की यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बेसिकली कोई भी एंडोथीलियल का डैमेज हुआ, एंडोथीलियल सेल इन द कैपिलरी, उसका डैमेज हुआ, एंडोथीलियल डैमेज, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन हो गया। एंडोथीलियल डैमेज के कारण क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन होने लगेगा। अब फाइब्रिन क्या कराएगा, फाइब्रिन क्या कराता है अपने साथ, साइटोकाइंस लाता है, साइटोकाइंस लाता है। इसको डायग्राम के फॉर्म में मैं समझाऊंगा। साइटोकाइंस लाता है, ठीक है ना, फाइब्रिन लाता है, और इन्फ्लेमेटरी कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह ले आएगा, कुछ भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स लगा दो, ठीक है ना। जैसे मोनोसाइट ले लो, चलो मोनोसाइट ले लेते हैं, ठीक, मोनोसाइट वगैरह ले आया। तो फाइब्रिन कहाँ डिपॉजिट करेगा, फाइब्रिन कहाँ डिपॉजिट, मैंने बताया था आपको, पैराइटल सेल का प्रोलिफरेशन होता है, फाइब्रिन डिपॉजिट्स इन पैराइटल सेल, ठीक। तो पैराइटल एपिथेलियल सेल जो है, पैराइटल एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और यही क्या करेगा, स्टिक टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यही कराएगा पैराइटल एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन, याद रखो काफ़ी है, ठीक है ना। RPGN, ठीक है ना। तो इसका पैथोजेनेसिस किसके मतलब कि नाम के अनुसार अपन देखने की कोशिश करेंगे। जो अपना RPGN होता है ना, वो क्या होता है कि RPGN इज़ अ सिंड्रोम कॉज्ड बाय प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़। ये प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ से होता है एज वेल एज सिस्टमिक डिजीज़ से। RPGN इज़ अ सिंड्रोम कॉज्ड बाय प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ या सिस्टमिक डिजीज़ से, ठीक है ना। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ कुछ हो गया बंदे को, या सिस्टमिक डिजीज़ हो गया। पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म वेरीज बट मोस्टली इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड एंड इट इंडिकेट्स सिवियर ग्लोमेरुलर डैमेज, और इंडिकेट करेगा सिवियर ग्लोमेरुलर डैमेज। तो यही बेसिक इसका पैथोजेनेसिस हो गया। क्लिनिकल कोर्स में क्या क्या देखेंगे अपन, क्लिनिकल कोर्स में अपने को क्या क्या दिखेगा
कि बंदे को क्या हो गया कि बंदे को क्या हुआ कि हिमेचूरिया हो गया, ठीक है ना, आरबीसी कास्ट यूरिन में देखने को मिल गए। और क्या हो सकता है, एक मॉडरेट प्रोटीनूरिया हो गया बंदे को, वेरिएबल हाइपरटेंशन हो गया, ओडीमा हो गया, रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो है, क्योंकि क्या है, मतलब नॉन सेलेक्टिव वो है ना, तो इससे रिस्पॉन्स ऑफ स्टेरॉइड ज़्यादा अच्छा आएगा। और वेरिएबल हाइपरटेंशन हो गया इसमें, और ओडीमा हो सकता है, मॉडरेट प्रोटीनूरिया हो सकता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है ही, ठीक है ना, हाइपरटेंशन दिखेगा ही, मैचूरिया दिखेगा ही, क्रोनिक डायलिसिस हो गया, ट्रांसप्लांटेशन केसेस में देख सकते हैं, क्रोनिक रीनल इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। और फंक्शनल रिकवरी में ऑकर विद इंटेंसिव ट्रीटमेंट, फंक्शनल रिकवरी भी इंटेंसिव ट्रीटमेंट में आप लोग देख सकते हो कि हाँ भाई फंक्शनल रिकवरी भी हो गया बंदे को, ये हो सकता है। तो टाइप 1 में एक चीज़ याद रखना, इम्यूनोफ्लोरेसेंस का एक पैटर्न याद रखना कि टाइप 1 में क्या होता है। टाइप 1 में आपका लीनियर होता है, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है टाइप 1 में। टाइप 2 में आपका, अगर आपको देखना होगा टाइप 2 के अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस की मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको एसएलई के केस में या इसी केस में लंपी बम्पी डिपॉजिट या ग्रैनुलर लंपी बम्पी डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। और टाइप 3 पे तो कुछ नहीं दिखता है। टाइप थ्री नो, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, नो डिपॉजिट्स, ठीक है, नो डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मैं एक बेसिकली इसका डायग्राम के फॉर्म से आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा कि डायग्राम के फॉर्म में इसका क्या क्या सीन इसमें होगा। तो आरपीजीएन है बेसिकली, तो देख सकते हो। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ भाई, कोई भी प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हुई या सिस्टमिक डिजीज़ हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो क्या हुआ कि अपन का साइटोकाइंस आ गया। साइटोकाइंस क्या करेगा, जाएगा इंडोथीलियम पे एक्ट करे, कैपिलरी आपके एंडोथीलियम पे एक्ट किया तो वहाँ पे से फाइब्रिन का रिलीज कराएगा। और डैमेज क्या कराएगा, एंडोथीलियम का कराएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन कराएगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज कराया तो जितने भी साइटोकाइंस अपने रिलीज हुए वो बाहर चले गए, यूरिनरी स्पेस में चले गए। और जितने यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कुछ सेल्स आ गए साइटोकाइंस के कारण, तो मोनोसाइट्स भी बाहर चले गए। तो क्या होगा, रप्चर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसको क्या देखेंगे अपन, व्रिंकलिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा। और इसी साइटोकाइंस और मोनोसाइट्स के डिपोजिशन के कारण, फाइब्रिन डिपोजिशन के कारण से यहाँ पे क्रिसेंट का फॉर्मेशन बन जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें मतलब कि इसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा पैराइटल एपिथेलियल सेल्स का। तो ये बेसिकली बात रही, छोटी छोटी बात रही आपकी आरपीजीएन की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।